9 रत्नों में हीरा के बाद कहलाने वाला रत्न मोती कहलाता है, जो सितुआ से पैदा होता है। और एक हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, पर्ल फाउंडेशन। तो पर्ल फाउंडेशन कहते हैं ना, आपदा में अवसर की आविष्कार हुआ है हमारे बिहार समस्तीपुर में। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये बोर्ड है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है मोती की खेती। तो यहाँ पर जो पर्ल फाउंडेशन के द्वारा रोजगार का बहुत अच्छा अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि नौकरी लाखों लोग कर रहे हैं और आज वैसा ही बेरोजगारी के कारण भी है कि नौकरी की चाह लोगों के पास अधिक होती है। ठीक है, रोकते हैं। नौकरी की चाह अधिक होती है। अगर हर व्यक्ति, हर इंसान कुछ अपना करना चाहे तो वो नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला बन जाता है। काम रोजगार को अगर सच में ख़त्म करना चाहते हैं तो कुछ अपना कीजिए। और अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हम लोग बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, संस्था, वो गांव-गांव में बिहार के हर ज़िले में लगभग प्रयास कर रही है जो यहाँ के युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। तो आज मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके सामने, कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर। तो दोस्तों, अभी हम मिलते हैं पर्ल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और इवन की फाउंडर भी हैं, मिस्टर प्रणव जी। प्रणव जी से हम लोग बातचीत करेंगे और उन्हीं के जुबानी से इस पर्ल फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और अच्छे से डिटेल में, जो पर्ल फाउंडेशन किस तरह युवाओं को रोजगार देती है और नए आविष्कार जो शुरू किए हैं, लोकल को वोकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जुबानी से ही जानेंगे उन्हीं की कहानी। समस्तीपुर का अपना प्रोग्राम, कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर। प्रणव सर, हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपको, जो प्रोग्राम का नाम है कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें प्लीज़। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा आपको और आपके स्टूडियो को कि आपने ये कार्यक्रम शुरू किया और समस्तीपुर आए। मेरा नाम प्रणव कुमार है और पहले तो मैं लीगल कंसल्टेंट था, लेकिन अब अपने आप को किसान कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से अब मोती की खेती में लगा हूँ और यह एक बहुत बड़ा विज़न है बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए, जो बेहतर हो सकता है, और इसी में लगा हूँ। सर, किसान की बात किए हैं आप, और एक अचानक से मेरे जहन में एक क्वेश्चन आई, जो किसान आंदोलन जो अभी पूरे देश में छाई हुई है, उस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, जो सही में किसान हैं, अगर हम पूरे देश के पैमाने पे देखें तो बिहार के किसान हैं वो गरीब हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण भी हैं इस आंदोलन के पीछे, तो इसको थोड़ा घालमेल मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो सच है कि किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्ल फाउंडेशन, इसका निर्माण आपने कब किए और इसका उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के अब तक के लिए हमने क्या क्या कार्य किए अभी तक, वो बताइए जरा। मैं 2016 में मोती की खेती के बारे में जाना, तो सबसे पहले मैं जयपुर गया। हिंगोनिया एक जगह है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और मैं संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद फिर सीफा गया, वहाँ से ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर हमने 1 साल किया और करने के बाद जब उसका रिजल्ट देखा, पहली बार तो मुझे 50% का लॉस चला गया, मतलब मोर्टेलिटी हुई, और उसके बावजूद भी लगभग 2.5 गुना का प्रॉफिट अगर हम देखें तो 50% मोर्टेलिटी के बाद हमें 2.5 गुना का प्रॉफिट हुआ। तो जब मार्केट तक मैं पहुंच गया तो मुझे लगा कि इसमें तो असीम संभावनाएं हैं बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए।
एक्चुअली जहाँ मैं देख रहा हूँ कि खारा पानी है, हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ पीने के पानी का उतना अभाव है और वहाँ के लोग, हरियाणा के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, राजस्थान के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे बिहार में तो पानी पानी है, पानी मय है। तो और सारी चीज़ें यहाँ प्रचुरता में उपलब्ध है। अगर इसको रोज़गार से जोड़ दिया जाए, रोज़गारोन्मुख बना दिया जाए, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अभी गवर्नमेंट के डाटा हैं कि 50,000 हेक्टेयर में गवर्नमेंट का तालाब है जो जीवित तालाब है। अगर इसमें हम मोती पालन को टैग कर दें मछली पालन के साथ, जो गवर्नमेंट का प्लान भी है, ब्लू रिबन चला रही है सिर्फ अभी फिशरीज़ के लिए, अगर इसके साथ मोती पालन कर दें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू बिहार से जनरेट हो सकती है और लगभग 15 से 20 लाख लोगों की रोज़गार जनरेट हो सकता है। और वो भी आपको विश्वास नहीं होगा, 30,000 से 50,000 के बीच की मजदूरी होगी उनकी मासिक। अगर इस तरह से अगर अभियान की तरह ले पाएँ तो फिर इसी अभियान के तहत ब्रेन में आया और हमने एक NGO बनाई, पर्ल फाउंडेशन, जिसके तहत लगा कि अब लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को टीच किया जाए। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे को सिखाते नहीं। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, एक प्रशिक्षण का स्वरूप इसको दिया जाए और हम लोगों ने जो हिंगोनिया से या सिफा भुवनेश्वर से सीखा उसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इसको बेहतर तरीके से कर पाएँ। और बेरोज़गारी जो है एक समस्या बनी हुई है बिहार का, उससे तो पूरा समाप्त किया जा सकता है मोती की खेती से। और सौभाग्य की बात है कि हमारे मोदी जी ने भी मन की बात में 26 जुलाई को मोती की खेती की चर्चा की। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को छोटे से लेवल पे भी ज़रूर करना चाहिए। अब वो तो टैंक में भी कर सकते हैं, घर में जो महिलाएं हैं वो चाहें तो टैंक में कर सकती हैं, वो 500 लीटर का टैंक आता है उसमें कर सकती हैं, वो अपना अलग से आय अर्जित कर सकती हैं। इसलिए इसमें कोई पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हो गए, MA BA कर लिए तभी ट्रेनिंग। सिर्फ समझदारी होनी चाहिए, आदमी दिव्यांग न हो, काम करने लायक हो, सारा लोग इसको सीख के कर सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। हाँ सर, अभी जो मोदी जी का नारा है लोकल इज़ वोकल, तो उस बारे में आप अपना विचार रखें। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे देश में लगभग 2000 करोड़ का मोती इंपोर्ट होता है। अगर हम सिर्फ बिहार के लोग चाह लें कि मोती उत्पादन करना, तो जो 50,000 हेक्टेयर हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जीवित तालाब है उसमें करें, तो हम लोकल फॉर वोकल कह के विदेशों से आने वाले, आयात होने वाले मोती को हम रोक सकते हैं और हम इस मोती को सिर्फ बिहार आत्मनिर्भर कर सकता है। देश में पूरा आत्मनिर्भर हो जाएंगे मोती उत्पादन। तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, जो खेती के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और अब तक बहुत सारे शायद जिला में हैं, तो उस जिला में लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, लोगों का मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि 2016, 20, 21 5 साल है, तो मैं चाहता हूं कि इस सफ़र के दरमियान में मतलब आपको क्या लगा, युवा इंटरेस्ट ले रहे हैं या ऐसा क्या करें जो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, क्योंकि बेरोज़गारी जब ही ख़त्म हो सकती है जब युवा सामने आई। जी, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों का इंटरेस्ट है। एक्चुअली 1 साल तो चला गया लॉकडाउन में और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है कि हम ऐड वैड पे कोई खर्च करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग जागृत हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ तो बहुत लोग जागृत हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि लोग यूट्यूब में देखकर दूसरे जगह चले जाते हैं प्रशिक्षण के लिए, जबकि वहाँ 3 महीने उनसे मजदूरी करवाई जाती है और उनको एक सामान्य सी प्रक्रिया है न्यूक्लियस बनाना, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मोती की खेती के लिए, वो भी नहीं सिखलाई जाती। भाई आप फीस ले रहे हो तो कम से कम ट्रेनिंग तो सही से दो। और वो बच्चे आके जब बिहार में अखबार में डालते हैं कि हम 3 महीना ट्रेनिंग किए और न्यूक्लियस बनाने के लिए फिर जाएंगे सीखने के लिए, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है सिफा भुवनेश्वर उड़ीसा में, वो मात्र 5 दिनों की ट्रेनिंग देती है। तो फिर बिहारी होने का ये मतलब नहीं है कि कोई हमें चीट करे, ठगे। बड़ी तकलीफ़ होती है उस समय में। मैं चाहूँगा कि कहीं से सीखें, अच्छे जगहों से आप सीखें और करें, छोटा सा में करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 सीप से करें, आप 1000 सीप से करें। हाँ, एक समस्या होती है कि सीप का हम कहाँ से लाएंगे या कितना स्टॉक में आएगा, तो 4-5 लोग मिल जाएं
4-5 आदमी मिल जाएंगे तो 5,000 सिर्फ तो आ जाएगा, 1-1 हज़ार डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं छोटे से जगहों में भी, कोई बड़ी समस्याएं नहीं रह जाती। सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए एक तो आत्म इच्छा की ज़रूरत होती ही है, उसके साथ साथ आज के समय में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हो या ट्रस्टी हो, तो मैं ये चाहूँगा जो आपने किस तरीके का स्ट्रगल फेस किया और उसको उस फेस से निकले कैसे? मुझे भगत सिंह की एक शेर याद आती है कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक कोई सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे, और जो सृजनात्मक कार्य करने चला है पागल है तो स्ट्रगल तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भूखे रह जाना, घर के लोग विरोध करते हैं, सोसाइटी के लोग विरोध करते हैं, लेकिन विवेकानंद ने 18वीं सदी में कहे थे कि पहले हास, उपहास, परिहास, आफ्टर दैट शाबाश। पहले लोग आप पर हंसेंगे, उपहास, खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन लास्ट में उनको शाबाश कहना ही पड़ेगा। और आज मैं स्थिति में हूँ कि मोती उत्पादन कर अच्छी आमदनी का स्रोत जनरेट कर रहा हूँ और लोग महसूस कर रहे हैं, और अब लोग साथ आ रहे हैं, चाहे घर के हों, परिवार के हों, समाज के हों, आ रहे हैं साथ। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से हमारे बिहार के युवाओं को मार्गदर्शक बने, उनको और बेरोजगारी खात्मा के लिए प्रयास करता रहे। सर मैं चाहता हूं, मेरा लास्ट सवाल है, जो अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहां देखते हैं? मैं बस किसान हूँ, किसान रहूँगा, और चाहता हूँ कि लोग किसान बन के रहें। जब किसान है, धरती आया तो धरती का उपयोग होना चाहिए। फैक्ट्री से इसका बहुत ज़्यादा निदान नहीं है, फैक्ट्री है लेकिन वो प्रायोरिटी सेक्टर नहीं होना चाहिए। किसान हूँ, किसान ही रहूँगा सब दिन, और अपने बच्चों को भी कहूँगा कि किसान बनकर रहो, तभी फ़ायदा। इंडस्ट्री से डेवलपमेंट नहीं होगा। लोग कहते हैं गलत है, वो इंडस्ट्री है लेकिन वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। यही मेरा अपना सोच है। मैं 10 साल बाद भी किसान ही रहूँगा। ये शब्द मुझे बहुत अच्छी लगी सर का, ये वाक्य बहुत अच्छा लगा। जो एक किसान धरती से चाहे तो वाकई में सोना, हीरा, मोती निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और वो सर कर रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप डॉक्टर रोशन कुमार सर के बारे में बोले, उन्हीं के देखरेख में हम लोग ये कार्यक्रम। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। देख तो मैं शुरू से रहा हूँ, फर्स्ट एपिसोड से, कि आप जितना कार्य कर रहे हैं, शुरू किया है आपने कल्चरल एक्टिविटी के लोगों को उभारने का, और अब डिफरेंट एंगल में आप जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और आप जब कभी भी मेरी आवश्यकता महसूस करें, मैं आपके साथ हूँ हर तरह से। क्योंकि मैं रंगमंच से भी जुड़ा रहा, मेरा कर्म क्षेत्र बेगूसराय ही रहा, इसलिए मैं अपने आप को बेगूसराय का ही मानता हूँ। भले काम यहाँ कर रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। जब भी ज़रूरत हो, आप हमें किसी भी लेवल पे खोजेंगे, मैं आपके टीम के साथ हूँ। बिल्कुल सर, और बेगूसराय से वाकई में बेगूसराय के लोग, दलसिंह सराय के लोग, हम बिहारी हर क्षेत्र में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर, और आज मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, बुलाकीपुर नामक गांव में, जो दलसिंह सराय से 4-5 किलोमीटर की दूरी में। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये कहानी, ये जर्नी, ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप और भी प्रोग्राम, और भी स्टोरी, और भी कहानी अगर देखना चाहते हैं तो डॉक्टर रोशन कुमार का फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलेंगे। उसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो सवा खैर, अपने कार्यक्रम को यहीं पर समापन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं अवश्य ज़रूर अगले कार्यक्रम में आऊँगा, एक नए शख्सियत के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।